जब हम इतिहास के इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था कि इतिहास का वो समय जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, या आसान भाषा में समझें तो इतिहास का वो समय जिस समय लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। उस समय को हम प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। आज के क्लास में हम इसी प्रागैतिहासिक काल के बारे में पूरा पढ़ेंगे। अगर आप अपनी तैयारी के लिए सीरियस है तभी ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आधे अधूरे तैयारी से आप कंपटीशन नहीं निकाल पाएंगे। तो सीरियस तैयारी करने वाले पूरे वीडियो से रिवाइज करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और तैयारी में सीरियस नहीं है तो जल्दी सीरियस होकर वीडियो देखने आइए। तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें सबसे पहले हम मानव के विकास यानी ह्यूमन एवोल्यूशन को समझेंगे। इससे आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड को समझने में थोड़ी आसानी होगी। मानव की मूल मातृभूमि यानी मानव का ओरिजिनल होमलैंड अफ्रीका थी। इसी कारण अफ्रीका को मानव जाति का पालना यानी द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है। मानव विकास के संबंध में दो सिद्धांत प्रचलित हैं। एक है एकात्मक उत्पत्ति सिद्धांत यानी यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी, और दूसरा है समानांतर उत्पत्ति सिद्धांत यानी पैरेलल ओरिजिन थ्योरी। एकात्मक उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार आधुनिक मानव अफ्रीका में विकसित हुआ और फिर अलग अलग रास्तों से धरती के अलग अलग जगहों पर जाकर बस गया। और समानांतर उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार आधुनिक मानव एक साथ एक ही समय में दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में समानांतर रूप से विकसित हुआ। तो ये था ह्यूमन एवोल्यूशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, प्री हिस्टोरिक पीरियड को पढ़ने के लिए हम इसे तीन भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला है लिथिक एज या स्टोन एज, दूसरा है चैल्कोलिथिक एज यानी ताम्रपाषाण युग, और तीसरा है आयरन एज। इनमें हम सबसे पहले लिथिक एज यानी पाषाण युग के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद बाकी दोनों को पढ़ेंगे। अब इस युग का नाम पाषाण युग ही क्यों दिया गया? क्योंकि मानव के आरंभिक काल से संबंधित जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उनमें पत्थर से बने औजार बड़ी मात्रा में हैं। इसीलिए इस काल को पाषाण युग यानी स्टोन एज कहा जाता है। पाषाण युग या स्टोन एज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण युग, जिसे अंग्रेजी में पैलियोलिथिक एज या ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। दूसरा है मध्य पाषाण युग, जिसे अंग्रेजी में मेसोलिथिक एज या मिडिल स्टोन एज कहते हैं। और तीसरा है नवपाषाण युग, जिसे अंग्रेजी में न्योलिथिक एज या न्यू स्टोन एज कहते हैं। तो इनमें पैलियोलिथिक एज को पहले समझते हैं। पैलियोलिथिक शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है। एक है पैलियो, जिसका अर्थ होता है ओल्ड या पुराना, और दूसरा शब्द है लिथिक, जिसका अर्थ होता है स्टोन या पत्थर। तो पुरापाषाण युग का अर्थ हो गया पुराना पाषाण युग या ओल्ड स्टोन एज। इसका टाइम पीरियड है 30 लाख साल ईसा पूर्व से 10,000 साल ईसा पूर्व तक का। पहली बात तो ये याद रखिए कि भारत में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में हुई थी। इसी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक जियोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट ब्रूस फूटे। उन्होंने 1863 में एक हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की थी, जो एक पुरापाषाण कालीन उपकरण था। यानी मनुष्य के द्वारा बनाया जाने वाला पहला उपकरण कुल्हाड़ी ही था। ये कुल्हाड़ी तमिलनाडु राज्य के चिंगेलपुट जिले के पल्लवरम में एक गड्ढे में मिली थी। इसी कारण आर बी फूटे को भारत के प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक यानी द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। 1982 में एक दूसरे भूविज्ञानी अरुण सोनाकिया थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के हथनोरा से एक महिला की खोपड़ी की खोज की थी। महिला की ये खोपड़ी होमिनिड जीवाश्म की थी, इसलिए इसके बाद भारत को भी होमिनिड जीवाश्मों के स्थल के रूप में जाना जाने लगा। इस काल के लोगों का जीवन कैसा था ये समझते हैं। इस काल के लोगों का जीवन पूरी तरह से आदिम था। उनका भोजन मांस, फल या जड़ था। वे नहीं जानते थे कि अनाज और सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं। यानी इस युग के लोग खाद्य पदार्थों के केवल उपभोक्ता थे। वे अभी तक खाद्य उत्पादक नहीं बन पाए थे। उनका भोजन पकाया भी नहीं जाता था। लगभग 2 लाख ईसा पूर्व और 1 लाख ईसा पूर्व के बीच उन्होंने आग की खोज की थी। तो यहां आप याद रखेंगे
कि आग की खोज किस युग में हुई थी, तो वो पुरापाषाण युग में हुई थी। कुरनूल गुफा से हमें पुरापाषाण काल के राख के अवशेष मिले हैं। पत्थर के औजारों में अंतर के आधार पर पुरापाषाण काल को 3 युगों में विभाजित किया गया है। प्रारंभिक पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग और उत्तर पुरापाषाण युग। प्रारंभिक पुरापाषाण काल के लोग औजार बनाने के लिए ज्यादातर क्वार्टजाइट पत्थर का इस्तेमाल करते थे। उस समय के लोग जिन उपकरणों का उपयोग करते थे, उन उपकरण के प्रकार और उसके प्रसार क्षेत्रों के आधार पर प्रारंभिक पुरापाषाण काल की संस्कृतियों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है चॉपर चॉपिंग पेवल संस्कृति। इस संस्कृति के औजार सबसे पहले पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी में पाए गए थे। इसीलिए इस संस्कृति को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। इस संस्कृति में जो पत्थर के उपकरण यूज होते थे, उनमें कंकड़, चॉपर और चॉपिंग शामिल है। दूसरा है हैंड एक्स संस्कृति। इस संस्कृति के औजार सबसे पहले मद्रास के बादमदुरई और अत्तिरंपक्कम में पाए गए थे। इसीलिए इसे मद्रासियन संस्कृति भी कहा जाता है। इस संस्कृति में जो पत्थर के उपकरण यूज होते थे, उनमें हाथ की कुल्हाड़ी, क्लीवर और खुरचनी शामिल है। अगर हम मध्य पुरापाषाण युग में देखें, तो इसमें जो टूल्स या इम्प्लीमेंट्स बनते थे, वे परत यानी फ्लेक के बनते थे। फ्लेक से बने औजारों में स्क्रैपर, ब्यूरिन और बोरर जैसे औजार शामिल थे। चूंकि इस मध्य पुरापाषाण युग में परत से बने औजारों का ज्यादा इस्तेमाल हुआ, इसी से मध्य पुरापाषाण युग को फ्लेक संस्कृति भी कहा जाता है। और उत्तर पुरापाषाण युग के उपकरणों की बात करें, तो इस समय का सबसे मुख्य उपकरण फ्लेक और ब्लेड थी। फ्लेक ब्लेड से अलग अलग प्रकार के उपकरण बनाए गए थे, जिनमें ब्यूरिन सबसे इंपॉर्टेंट है। इस युग में फ्लेक ब्लेड से बने औजारों का बहुत इस्तेमाल हुआ। इसी से उत्तर पुरापाषाण युग को फ्लेक ब्लेड संस्कृति भी कहा जाता है। इस युग में पत्थरों के अलावा हड्डी सींग से बने औजार भी मिले हैं। अब तक सबसे अधिक हड्डी सींग से बने औजार आंध्र प्रदेश के मुच्छटला चिंतामनु गावी गुफा से मिले हैं। गुफा से संबंधित एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि भीमबेटका गुफा, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, यहाँ से हमें शैलचित्र यानी रॉक पेंटिंग्स मिली है। ये शैलचित्र पुरापाषाण काल की है। इसकी खोज 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो यहाँ हमारा पुरापाषाण युग पूरी तरह खत्म हुआ। अब हम मध्य पाषाण युग यानी मेसोलिथिक एज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। मेसोलिथिक शब्द 2 ग्रीक शब्दों से बना है, मेसो और लिथिक। मेसो का अर्थ है मध्य और लिथिक का अर्थ है पत्थर। तो मेसोलिथिक युग का अर्थ मध्य पाषाण युग है। ये युग 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक थी। भारत में मध्य पाषाण काल के पुरातात्विक सामग्रियों की खोज जॉन इवांस ने की थी। इवांस ने 1866 में सक्कर और रोहरी की खुदाई करके इन मटेरियल्स की खोज की थी। ये दोनों पुरातात्विक स्थल सिंध में हैं। इस युग में लोग कुत्ते, भेड़ बकरी, गाय बैल, जंगली घोड़े, इन सभी जानवरों को पालने लगे थे। इसका अर्थ है कि मानव ने पशुपालन मध्य पाषाण काल में शुरू की थी। जानवरों को पालने के सबसे पुराने साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बाघोर से मिले हैं। इन लोगों ने शवों को दफनाना भी शुरू कर दिया था। इसका एविडेंस हमें उत्तर प्रदेश के सरायनहर राय और मेहदहा में कब्रों से मिला है। वे अपने मृतकों के साथ कब्र में खाद्य सामग्री, औजार, हथियार, इन सब को भी दफनाते थे। इससे हम ये मान सकते हैं कि वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। कुछ पुरातात्विक स्थलों से मानव कंकालों के साथ साथ कुत्ते के कंकाल भी मिले हैं। ये साक्ष्य हमें आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिलता है। इसको देखने से ऐसा लगता है कि कुत्ता मनुष्य का पुराना साथी था। सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को ही पालतू बनाया था। हमें पुराने समय के जो मानव कंकाल मिले हैं, वो मध्य पाषाण युग से संबंधित थे। हमने आपको बताया था कि हथनोरा से हमें पुरापाषाण काल की मानव खोपड़ी मिली है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि वहां से हमें पुरापाषाण काल की केवल खोपड़ी मिली है, पूरा मानव कंकाल नहीं मिला है। तो इसी से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मध्य पाषाण युग से ही हमें मानव कंकाल मिलने शुरू हुए हैं।
इस युग के औजारों का साइज बहुत छोटा होता था, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ या पिग्मी इम्प्लीमेंट कहा जाता है। यहाँ मध्य पाषाण युग भी समाप्त हुआ। अब पाषाण युग के अंत में हम इसके तीसरे भाग यानी नवपाषाण युग को समझते हैं। नियोलिथिक शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है, नियो और लिथिक। नियो का अर्थ है नया और लिथिक का अर्थ है पत्थर। तो इस प्रकार न्योलिथिक एज का अर्थ है नया पाषाण युग। ये काल 7000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। भारत में नवपाषाण काल के पुरातात्विक सामग्रियों की खोज डॉक्टर प्रिमरोज ने किया था। उन्होंने 1842 में कर्नाटक के लिंगासुर से इस काल के उपकरण खोजे थे। ये उपकरण पॉलिश किए हुए पत्थर का चाकू और तीर का सिरा था। मैन मेक्स हिमसेल्फ ये एक किताब थी जिसे वी गॉर्डन चाइल्ड ने लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा है कि नवपाषाण कालीन उपकरणों ने मनुष्य के भौतिक जीवन में क्रांति ला दी थी। इस क्रांति को उन्होंने नवपाषाण क्रांति यानी न्योलिथिक रेवोल्यूशन नाम दिया था। नवपाषाण युग के मानव जीवन की तीन मुख्य विशेषताएं थी। एक थी कृषि की शुरुआत, दूसरी थी पशुपालन और तीसरी थी निश्चित निवास। कृषि की शुरुआत इस युग की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना गांव मेहरगढ़ में है। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले कृषि की शुरुआत मेहरगढ़ में ही हुई थी। कृषि का सबसे पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से ही मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में गेहूं और जौ की खेती का सबसे पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। तो मेहरगढ़ को तो आप अभी ही याद कर लीजिए। ये मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। इस युग में लोगों ने कपास उगाना शुरू किया था और कपड़े बनाना भी सीख लिया था। दुनिया में कपास का सबसे पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से ही मिला है। धान का सबसे पुराना साक्ष्य कोल्डी हवा से मिला है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। नवपाषाण काल के लोग झोपड़ियों में रहते थे जो बांस और मिट्टी से बनी होती थी। इसमें एक अपवाद है जिसे आपको तैयार करना चाहिए। कश्मीर घाटी और पाकिस्तान के पंजाब में नवपाषाण काल के लोग गड्ढों में रहते थे, जिन्हें गड्ढा निवास या पिट ड्वेलिंग कहा जाता है। गड्ढों में रहने के पुरातात्विक साक्ष्य हमें कश्मीर के दो साइट्स बुरजहोम और गुफ कराल और पाकिस्तान के पंजाब के सराय खुला से मिले हैं। इसी नवपाषाण काल में एक और आविष्कार हुई थी जिसने मानव के इतिहास को बदल दिया, और वो आविष्कार थी कुम्हार के चाक या पहिए की। तो ये बात आप याद रखिए कि 4000 ईसा पूर्व में मानव ने पहिए का आविष्कार किया था। अब हम नवपाषाण युग की दफन प्रक्रिया को समझते हैं। उत्तर भारत में दफन प्रक्रिया दो प्रकार की होती थी। एक थी पूर्ण और दूसरी थी आंशिक दफन प्रक्रिया यानी कंप्लीट और पार्शियल दफन प्रक्रिया। पूर्ण दफन प्रक्रिया में पहले गोलाकार गड्ढा खोदा जाता था और उसके बाद उस गड्ढे में मृतक को पीठ के बल लिटा दिया जाता था। आंशिक दफन प्रक्रिया में मृतक की चुनी हुई हड्डियों को जमीन में खोदी गई कब्र में दबा दिया जाता था। कश्मीर के बुरजहोम और गुफ कराल से हमें मालिक के साथ उसके पालतू जानवर कुत्ते को दफन करने के प्रमाण मिलते हैं, जबकि पालतू पशु बकरी को उसके मालिक के साथ ही दफन करने के प्रमाण हमें बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में मिलते हैं। और दक्षिण भारत में उस समय की दफन प्रक्रिया में एक और चीज देखने को मिलती है। वहां देखा गया है कि छोटे बच्चों की डेड बॉडीज को घड़े में रखकर पूरी तरह से दफना दिया जाता था। घड़ा दफन गर्भ में वापस लौटने का प्रतीक है। और धातुओं के बारे में नवपाषाण काल के लोगों को उतनी अच्छी जानकारी नहीं थी। पाषाण काल के अंत में एक और पॉइंट आप याद रखेंगे कि ऐसे स्थान भारत में थे जहां से पाषाण युग के तीनों क्रमिक चरण यानी पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल, इन तीनों के साक्ष्य मिले हैं। ये स्थान है उत्तर प्रदेश की बोलन नदी घाटी और मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी घाटी के बीच के क्षेत्र। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि प्री हिस्टोरिक पीरियड को पढ़ने के लिए हम इसे तीन भागों में बांटते हैं। पहला है स्टोन एज, दूसरा है चैल्कोलिथिक एज और तीसरा है आयरन एज। इसमें हमने स्टोन एज को कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके दूसरे भाग चैल्कोलिथिक एज को पढ़ते हैं। ये युग 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। चैल्कोलिथिक शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है। एक है चाल्को जिसका अर्थ है तांबा
और लिथिक का अर्थ है पत्थर। इस प्रकार चैल्कोलिथिक एज का अर्थ है ताम्रपाषाण युग। इस युग में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का भी इस्तेमाल करते थे। 5000 ईसा पूर्व में सबसे पहले मनुष्य ने औजार बनाने के लिए तांबे का इस्तेमाल किया था। सबसे पहले तांबे की खोज हुई और उसी से औजार बनाए गए, लेकिन बाद में तांबे को टिन या जस्ता और सीसे जैसे दूसरे मेटल्स के साथ मिलाकर एक नया मेटल या अलॉय बनाई गई, जिसे कांस्य कहा जाता है। समय के साथ लोगों ने सोने, चांदी और अंत में लोहे का इस्तेमाल करना शुरू किया। एक बहुत बारीक बात है जिसे आप याद रखिए। उत्तर भारत में स्टोन एज के बाद चैल्कोलिथिक एज आया और उसके बाद आयरन एज आया, लेकिन दक्षिण भारत में स्टोन एज के बाद सीधे आयरन एज आ गया। इसका अर्थ है कि ताम्रपाषाण युग का विस्तार केवल उत्तर भारत में था, दक्षिण भारत में नहीं। ताम्रपाषाण युग को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला है पूर्व हड़प्पा युग, जो 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का था। दूसरा है हड़प्पा युग, जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का था। और तीसरा है उत्तर हड़प्पा युग, जो 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का था। हम हड़प्पा युग के बारे में अलग से अगले ही वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उसको देखने के बाद आपका ताम्रपाषाण युग पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ हम प्री हिस्टोरिक पीरियड के तीसरे और अंतिम भाग को जान लेते हैं, जो है आयरन एज यानी लौह युग। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसका नाम लौह युग क्यों है। जिस युग में मनुष्य लोहे के औजारों का इस्तेमाल करते थे, उसे लौह युग के नाम से जाना गया। ये युग 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। लौह युग की शुरुआत लगभग 1300 ईसा पूर्व में हुई थी और आप सभी को पता है कि ये भारत के वैदिक काल का समय है। वैदिक काल को हमने पूरा पढ़ा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप उसे भी देखकर वैदिक काल को कंप्लीट कर लीजिएगा। फिलहाल हम लोहे के कॉन्टेक्स्ट में इस वैदिक काल को समझ लेते हैं। ऋग्वेद में अयस शब्द का यूज किया गया है, जिसके बारे में कुछ विद्वानों का मानना है कि ये लौह धातु है। लेकिन यहां आपको समझना चाहिए कि ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग धातु के सामान्य अर्थ में किया गया है, न कि लोहा धातु के विशिष्ट अर्थ में। इसलिए हम कह सकते हैं कि शुरुआत की वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। इस काल के ग्रंथों में 2 शब्द का प्रयोग हुआ है। एक थी लोहित अयस और दूसरी थी कृष्ण अयस। लोहित अयस शब्द का प्रयोग तांबे की धातु के अर्थ में किया गया है और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग लौह धातु के अर्थ में किया गया है। कृष्ण यजुर्वेद यानी तैत्तिरीय संहिता में हल में जुते 6, 12 और 24 बैलों का उल्लेख है। विद्वानों का अनुमान है कि भारी वजन और हल्के फाल वाले ऐसे हल लोहे से ही बने होंगे। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने अपनी बुक हिस्ट्रीज में लिखा है कि 480 ईसा पूर्व में यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाले भारतीय सैनिकों ने अपने धनुष के लिए लोहे की नोक वाले तीरों का इस्तेमाल किया था। इन साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में कृषि के लिए लोहे के औजारों का उपयोग लगभग 800 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। लोहे का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता था और इन्हीं इस्तेमाल के तरीके में अंतर के कारण अलग अलग संस्कृतियों का निर्माण हुआ। तो चलिए इन इंपॉर्टेंट कल्चर्स को जान लेते हैं। इसमें पहली है चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति। इसे अंग्रेजी में पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर या PGW कल्चर कहते हैं। और दूसरी है उत्तरी काला पॉलिश मृद भांड संस्कृति यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर या NBPW कल्चर। और तीसरी है मेगालिथ संस्कृति। इन संस्कृतियों को लौह उपयोगी संस्कृतियां कहा जाता है। पहले हम PGW संस्कृति के बारे में समझ लेते हैं। ये संस्कृति 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक की मानी जाती है। इस संस्कृति में धूसर रंग यानी ग्रे कलर के चित्रित मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होता था। इस संस्कृति के बर्तन कुम्हार के चाक से बनाए जाते थे और इसका विस्तार ऊपरी गंगा घाटी में दोआब यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान तक पाया जाता था।
दूसरी संस्कृति यानी NBPW संस्कृति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये संस्कृति 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इस संस्कृति में काले रंग के पॉलिश किए गए मृत भांड का उपयोग होता था। चूंकि शुरू में इस प्रकार के बर्तन उत्तरी भारत में पाए जाते थे, इसलिए इस संस्कृति के नाम में उत्तरी लगा दिया गया। ये संस्कृति उत्तरी मैदानों से लेकर मध्य भारत यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश तक फैली हुई थी। और इसके अंत में देखते हैं दक्षिण भारत की मेगालिथ संस्कृति को। ये संस्कृति 1000 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक की मानी जाती है। वैसे तो मेगालिथ कब्रें या स्मारक उत्तर भारत और विदर्भ के साथ साथ दक्षिण भारत में भी पाए जाते हैं, लेकिन जब हम भारतीय इतिहास में मेगालिथ संस्कृति कहते हैं तो इसका सामान्य अर्थ होता है दक्षिण भारत की मेगालिथ संस्कृति। अंग्रेजी शब्द मेगालिथ दो ग्रीक शब्दों से बना है। एक है मेगा, जिसका अर्थ होता है विशाल, और दूसरा है लिथ, जिसका अर्थ है पत्थर। तो इस प्रकार मेगालिथ का अर्थ है पत्थर के बड़े टुकड़ों से बनी कब्रें या स्मारक। मेगालिथ या तो मृत व्यक्ति को दफनाने के लिए कब्र के रूप में या मृत व्यक्ति की याद में स्मारक के रूप में बनाए जाते थे। यदि हम मेगालिथ के प्रकारों की बात करें तो दक्षिण भारत में लगभग 40 प्रकार के मेगालिथ पाए जाते हैं, जिनमें एक खड़े पत्थर से लेकर चट्टान काटकर बनाई गई गुफाएं भी शामिल हैं। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के मेगालिथ को हम यहां पढ़ लेते हैं, जो आपको भी तैयार कर लेना चाहिए। मेगालिथ का पहला इंपॉर्टेंट प्रकार है मेनहिर। इस प्रकार की कब्र में कब्र पर कॉलम साइज का एक बड़ा पत्थर खड़ा किया जाता था। इस तरह के पत्थर की लंबाई 1.5 मीटर से अधिक होती है। स्थानीय भाषा में मेनहिर को नाड़ू काल कहा जाता है। इस तरह की कब्रें मास्की और गुलबर्गा के इलाकों में पाई जाती है। मेगालिथ का दूसरा इंपॉर्टेंट टाइप है हुडस्टोन। इस तरह की कब्र में कब्र पर एक गोल आकार का पत्थर उल्टा रखा जाता था। इस तरह की कब्र सांप के फन की तरह दिखती है, इसलिए इसे हुडस्टोन कहा जाता है। दक्षिण भारत की स्थानीय भाषा में हुडस्टोन को कुदाई काल कहा जाता है। इस तरह की कब्रें आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाती है। मेगालिथ का तीसरा इंपॉर्टेंट टाइप है छतरी पत्थर। इस प्रकार की कब्र में कब्र पर स्तंभ के आकार का एक बड़ा पत्थर खड़ा किया जाता है और फिर उसके ऊपर छतरी के आकार का पत्थर रखा जाता है। चूंकि इस प्रकार की कब्र दूर से छतरी की तरह दिखती है, इसलिए इसे छाता पत्थर नाम दिया गया है। दक्षिण भारत की स्थानीय भाषा में छतरी पत्थर को टोपीकल कहा जाता है। इस प्रकार की कब्र केरल राज्य के अरियान्नूर और चेरमांगढ़ में पाए जाते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट टाइप है डोलमेन। डोलमेन केल्टिक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पत्थर की मेज। चूंकि इस प्रकार की कब्र दूर से आयताकार पत्थर की मेज की तरह दिखती है, इसलिए इसे डोलमेन नाम दिया गया है। डोलमेन के मेगालिथ कर्नाटक के ब्रह्मगिरी और तमिलनाडु के चिंगेलपट्टू में पाए जाते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट टाइप है केर्न सर्कल। इस प्रकार की कब्र में कब्र के चारों ओर पत्थरों के टुकड़े गोलाकार आकार में लगाए जाते हैं। चूंकि इस प्रकार की कब्र पत्थरों की एक गोलाकार अंगूठी की तरह दिखती है, इसलिए इसका नाम केर्न सर्कल रखा गया है। इस प्रकार की कब्रें तमिलनाडु के चिंगेलपट्टू में पाई जाती हैं। छठा प्रकार है चट्टान काटकर बनाई गई गुफाएं। इस प्रकार की कब्र बनाने में सबसे पहले पहाड़ियों की लेटराइट चट्टानों को गुफा के रूप में काटा जाता है और उसके बाद मृत व्यक्ति के शव को गुफा में रखा जाता है और अंत में गुफा का मुंह बंद कर दिया जाता है। इसे ताड़ी गुफा कहते हैं। इस प्रकार की कब्रें कोचीन जिले के कटकम्पल और केरल के त्रिचूर जिले के पोरकलम में पाई जाती है। तो इस प्रकार हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो इतने मेहनत करने के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और इस वीडियो में हमने पूरे साहित्यिक स्रोत को पढ़ा है, जिसको देखने के बाद आपको कहीं और से अलग अलग किताब और उसके लेखकों के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारे इंपॉर्टेंट बुक्स जो अलग अलग धर्मों के हैं, साथ ही वेद, उपनिषद, वेदांग जैसे सभी बुक्स की डिटेल में बात की गई है, जो मेरी समझ से आपको तैयार करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको सारे एग्जाम में मिलेंगे। तो रिस्क लेना है तो नहीं देखिए, वरना इसे देख के अभी तैयार कीजिए। अगर ऐसे ही ट्यूटोरियल्स आपको चाहिए तो अभी सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमसे जुड़ जाइए।
तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक आपकी तैयारियों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।